अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अपने रिसर्च मेथड्स सब्जेक्ट के लिए, और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डेटा एनालिसिस पे, जिसको हमने लास्ट लेक्चर तक जहाँ से उसको कंटिन्यू करना है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ जो है वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड में जो ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन है इसको जो है प्रमोट कर सकें। अच्छा, हमने आज जो डिस्कशन हमने अपनी स्टार्ट करनी है, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि हम किस तरह से जो है जो सेकेंडरी डेटा है उसके डिफरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, कैसे वो कलेक्ट किया जा सकता है, उसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स क्या हो सकते हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स या कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं। अब अगर हम बात करें मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा की, जो हमारी थर्ड टाइप थी, थर्ड कैटेगरी थी आफ्टर डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी डेटा और सर्वे सेकेंडरी डेटा, तो हमने थर्ड जो टाइप डिस्कस की थी वो मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा थी। अब जो मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा है, ये इसके यूजेस मोस्टली कहाँ पे हो रहे होते हैं? इट कैन बी टाइम सीरीज फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। तो इसमें टाइम सीरीज डेटा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हुए थे, जो हमने डेटा टाइप्स के ऊपर डिस्कस किया था कि जो हमारी एक वीडियो में हमने डिस्कशन है हमारी सारी कि क्रॉस सेक्शन डेटा क्या होता है, टाइम सीरीज डेटा क्या होता है और पैनल डेटा क्या होता है। तो अब आप अगर आपका सेकेंडरी डेटा है और उसके अंदर जो है वो आपका टाइम सीरीज डेटा है, तो आप टाइम सीरीज डेटा को लेके लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज जो है वो कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं? वन मेथड ऑफ compilation is to extract and combine selected comparable variables from a number of surveys or from the same survey that has been repeated a number of times to provide a time series of data to undertake a longitudinal study. सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब ये है कि जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स के ऊपर जो है वो एक्सपैंड कर रही होती है, जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स को कंसीडर कर रही होती है। जैसे हमने कहा था टाइम सीरीज डेटा के हमने कुछ एग्जांपल्स ली थी। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो 2000 से लेके 2019 तक का जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या रहा, तो 19 ईयर्स हैं, तो ये 19 डिफरेंट टाइम पीरियड्स बनेंगे आपके पास, तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। आपने कहा जी जीडीपी का जो है वो 2000 से लेके 2019 तक का स्टेटस क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। आपने अनएम्प्लॉयमेंट का कहा, आपने टैक्स रेवेन्यू का कहा, आपने जो है वो नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स का डेटा लेना है, आपने जीडीपी का डेटा लेना है, आपने एक्सचेंज रेट का डेटा लेना है डिफरेंट ईयर के ऊपर। तो वो स्टडी जो डिफरेंट टाइम पीरियड के ऊपर जो है एक कंसेक्टिव टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो किसी वेरिएबल को चेक कर रही होती है, उसको जो है वो हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जैसे ये लॉन्ग से बेसिकली है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक लंबे टाइम पीरियड के ऊपर जो है वो ये वेरिएबल्स को जो है वो देख रही हो। तो इसके लिए जब आपने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करनी है तो वहां पे आपको टाइम सीरीज डेटा चाहिए होता है। तो टाइम सीरीज डेटा कहाँ से आता है? ये मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा से आता है। कि आप जो सेकेंडरी डेटा के डिफरेंट सोर्सेज हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है, उसमें जो है वो डॉक्यूमेंट्री की डिफरेंट टाइप्स को भी मिला के लिया जा सकता है, उसमें सर्वेज भी हो सकते हैं मोस्टली। जैसे इसमें सर्वे का कहा गया है कि आपने जो है वो एफबीआर के सर्वे ले लेते हैं, आप वर्ल्ड बैंक के सर्वेज ले लेते हैं, आप फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑफ पाकिस्तान के सर्वेज ले लेते हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट सर्वेज ले लेते हैं, आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ले लेते हैं। तो आप किसी एक सर्वे से डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं अगर उसमें डिफरेंट टाइम पीरियड का दिया गया है, या आप 2000 से लेकर 2019 तक का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान लेते हैं और वहां से वो वेरिएबल उठाते रहते हैं। तो इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, और ये मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा होता है। जो सेकेंड यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा है वो है कोहरेट स्टडीज के लिए। डेटा आल्सो कैन बी कंपाइल्ड फॉर द सेम पॉपुलेशन ओवर टाइम यूजिंग अ सीरीज ऑफ स्नैपशॉट टू फॉर्म कोहरेट स्टडीज। अब ये जो है वो जो डेटा उन्होंने का वो टाइम सीरीज डेटा है कि आपके डिफरेंट जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं और जो डिफरेंट टाइम्स जो कंसेक्टिव टाइम पीरियड्स के ऊपर जो डेटा आपके पास आ रहा है। कोहरेट स्टडीज क्या है कि आप जो है डिफरेंट आपने सपोज 200 की पॉपुलेशन ले ली, अब आपने उनको अच्छी तरह से अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। अब उसके बाद आफ्टर 2 ईयर, 1 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर आप दोबारा से भी डेटा जो है वो आप ले सकते हैं उसको चेक करने के लिए कि पहले उनका क्या, सपोज
आपने बाइंग बिहेवियर को चेक करना है। तो आपने पहले बाइंग बिहेवियर देखा पॉपुलेशन का 200 पीपल का बिफोर स्टार्टिंग द जॉब। आपने देखा कि जॉब से पहले 200 जो पर्सन हैं उनका बाइंग बिहेवियर जो है वो क्या था। उसके बाद आपने 5 इयर्स वेट किया और आपने सोचा कि अब इनकी जॉब जो है वो हो चुकी होंगी, और आपने कंफर्म कर लिया कि वो 200 पीपल की जॉब्स हो चुकी हैं, और अब आपने दोबारा से उनका बाइंग बिहेवियर चेक करने के लिए दोबारा से उनसे डेटा ले लिया। जिसको हम कोहरेट स्टडीज कहते हैं, ताकि आप सेम पॉपुलेशन रखी है आपने और कंपैरिजन करने के लिए जो है वो डेटा आपने दोबारा से जो है वो कलेक्ट किया। अब ये कंसेक्टिव डेटा नहीं है, आपने एक दफा डेटा लिया, दूसरी दफा आप डेटा लेंगे, वो कब लेंगे वो रिसर्चर पे वेरी करता है, तीसरी दफा होगा या नहीं होगा वो रिसर्चर पे बेस करता है। तो ये कोहरेट स्टडीज कहते हैं कि कंसेक्टिव टाइम पीरियड्स पे डेटा नहीं होता। तो टाइम सीरीज में कंसेक्टिव टाइम पीरियड्स पे डेटा रिपीट हो रहा होता है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज कहते हैं। कोहरेट स्टडीज आप डेटा को दोबारा से लेंगे, लेकिन कब लेंगे वो कंसेक्टिव टाइम पीरियड्स पे नहीं होगा, वो रिसर्चर के ऊपर बेस करता है कि वो कब दोबारा से उस डेटा को जो है वो मेजर करना चाहता है। तो आप सेकेंडरी डेटा को, जिसमें हम मल्टीपल सोर्स डेटा की बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल सोर्स डेटा को लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज के लिए भी यूज किया जाता है थ्रू टाइम सीरीज डेटा, और इसको जो है वो कोहरेट स्टडीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, जिसको आप स्नैपशॉट्स डेटा के फॉर्म में जो है उसको कह सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड इसमें यूज है मल्टीपल सोर्स का, वो एरिया बेस्ड डेटा सेट्स है। मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा आल्सो कैन बी कंबाइंड इफ दे हैव द सेम जियोग्राफिकल बेसिस टू फॉर्म एरिया बेस्ड डेटा सेट। तो हमने कहा जी टाइम सीरीज डेटा हो सकता है मल्टीपल सोर्स में फॉर लॉन्गिट्यूडनल, कोहरेट स्टडीज के लिए डेटा आप ले सकते हैं, और थर्ड हमने कहा है जी कि आप जो है वो एरिया बेस्ड डेटा जो है वो ले सकते हैं। अब एरिया बेस्ड डेटा जो है वो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी हमने एशियन कंट्रीज का जो एशियन कंट्रीज हैं इसके अंदर हमने इन्फ्लेशन रेट देखना है फ्रॉम 2000 टू 2019। अब ये एरिया बेस्ड हो जाएगा डेटा। या आप कहते हैं जी एशिया के अंदर जो है वो इन्फ्लेशन रेट क्या है ओवरऑल, या आप ये कहते हैं कि एशिया के अंदर जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, या साउथ एशिया में जो है वो इन्फ्लेशन और जीडीपी रेट क्या है, ईस्ट एशिया में जो है वो क्या है, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो आप जीडीपी और एक्सचेंज रेट को देखना चाहते हैं, तो वो डेटा जो आप जियोग्राफिकल लोकेशंस पे जो है वो जिसको डिवाइड कर देते हैं, वो डेटा जिसकी जो बेसिस है कलेक्शन की या जो उसको फॉर्मुलेट किया गया है, वो जियोग्राफिकल बेसिस पे, जियोग्राफिकल कैटेगराइजेशन पे जो है वो उसको लिया गया डेटा को, तो वो उसमें एरिया बेस्ड डेटा सेट जो है वो हम उसको कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लोकेटिंग सेकेंडरी डेटा, कि हमने डेटा टाइप्स की बात कर ली, हमने मल्टीपल सोर्सेज डेटा कहाँ कहाँ पे यूज किया जाएगा हमने उसकी भी बात कर ली। अब हमने इस चीज को डिस्कस करना है कि आप सेकेंडरी डेटा को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको लोकेट कैसे किया जा सकता है। सो फाइंडिंग द डेटा अ टू स्टेज प्रोसेस। अब जब आपने सेकेंडरी डेटा को फाइंड आउट करना है तो इसमें 2 स्टेजेस हैं, 2 स्टेप्स हैं जो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। नंबर 1, establishing that the required secondary data is available। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आपको इस चीज को देखना पड़ेगा कि जो डेटा आप यूज करना चाहते हैं, जिस डेटा पे आप अपनी रिसर्च करना चाहते हैं, आप जिस डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो अवेलेबल है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि वो डेटा अवेलेबल ही नहीं हो और आप जो है वो उसको सर्च करते फिरें या आप उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करते रहें। उससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपके एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, लेकिन डेटा जो है वो आपको नहीं मिल सकेगा। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले इस चीज को स्टेब्लिश करना है, इस चीज को डिसाइड करना है, कंफर्म करना है कि जिस डेटा पे आप काम करना चाहते हैं वो डेटा अवेलेबल है। सेकंड, लोकेटिंग द प्रिसाइज डेटा रिक्वायर्ड। अब आपने कहा जी हमें इकोनॉमिक वेरिएबल्स चाहिए पाकिस्तान के लिए, और आपको पता चलेगा कि इकोनॉमिक वेरिएबल्स अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स बहुत सारे हैं। सपोज आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा लें तो उसमें कोई 100+ वेरिएबल्स उसमें आ रहे होते हैं। अब उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। क्या आपको इन्फ्लेशन का डेटा चाहिए, जीडीपी का चाहिए, एक्सचेंज रेट का चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट का चाहिए, आपको टेररिज्म का चाहिए, आपको एक्सचेंज रेट का चाहिए, मतलब कौन सा डेटा आपको रिक्वायर्ड है।
या आप वर्ल्ड बैंक पे या आईएमएफ की वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एक डेटाबेस है, उसके अंदर हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल पे डेटा पड़ा हुआ है। अब वो डेटा अवेलेबल है, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। फर्स्ट आप ये चीज को डिसाइड करेंगे कि जो डेटा आप लेना चाह रहे हैं वो डेटा अवेलेबल है या नहीं, और सेकंड आपको इस चीज को स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब इसमें हम सोर्सेज की बात करेंगे कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, आपको कहाँ से ये पता चल सकता है कि ये डेटा जो है वो आपको मिल सकता है, इन उस रिसोर्सेज को आपको देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज रेफरेंसेस इन पब्लिकेशन, दैट इज बुक्स, जर्नल्स, आर्टिकल्स। अब जब आप अपनी रिसर्च को देख रहे होंगे, आप अपने लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, तो आप उसके अंदर ये देखें कि जो डेटा जिसको आपने को बेस पेपर बनाया हुआ है या जिन आर्टिकल्स को आप अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर ऐड कर रहे हैं, जैसे आपने 5 आर्टिकल्स ऐड किए हैं, तो आप उनके अंदर ये देखेंगे कि उन्होंने वो डेटा कहाँ से लिया, क्योंकि जब वो आपका बेस आर्टिकल है तो आपको भी डेटा उस तरह का रिक्वायर्ड होगा। तो अब आप ये देखिए कि उन रिसर्चर्स ने वो डेटा कहाँ से कलेक्ट किया। अब सपोज अगर वो डेटा उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया या आईएमएफ से लिया तो आपको भी आपका डेटा वहां से मिल जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल वो डेटा जो है वो पेपर यूएस का है, पेपर यूनाइटेड स्टेट्स का पेपर है, और उन्होंने अपना जो सेंट्रल बैंक है द फेड, वहां से डेटा लिया है। तो जब आप उसको पाकिस्तान के अंदर करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने सेंट्रल बैंक से वो डेटा मिल सकता है, और आपका पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन सा होगा? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस तरह से आप देखने की कोशिश करेंगे कि जो डिफरेंट बुक्स हैं, जर्नल्स, आर्टिकल्स हैं, उन्होंने डेटा किन सोर्सेज से लिया है, और आप उन सोर्सेज से डेटा जो है वो किस तरह से ले सकते हैं। देन विद इन ऑर्गेनाइजेशन समटाइम कुछ डेटा ऐसा भी हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी डेटा की हमने बात की थी, वो अनपब्लिश सोर्सेज होते हैं। समझ नहीं आई जी मैं इसको फर्स्ट रेफरेंसेस इन पब्लिकेशंस का मतलब ये है कि आप इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि जिन आर्टिकल्स को आप यूज कर रहे हैं या जिन बुक से आप कंसल्ट कर रहे हैं, आप वहां पे देखने की कोशिश करेंगे कि वहां पे ऑथर्स ने या रिसर्चर्स ने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है। जिन सोर्सेज से डेटा उन्होंने कलेक्ट किया है, आपको या तो उन्हीं सोर्सेज से डेटा मिल जाएगा या उन जैसे सोर्सेज से आपको अपना डेटा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ऑथर ने किसी जर्नल में, बुक में, या किसी रिसर्चर ने किसी आर्टिकल के अंदर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से डेटा लिया है। अब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किसी एक कंट्री का डेटा नहीं रखते, वो तमाम कंट्री जो भी उनके मेंबर्स हैं उन सबका डेटा रखते हैं अपने पास। तो अगर किसी ऑथर ने वहां से डेटा लिया है वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से, तो इसका मतलब है कि आपको पाकिस्तान का डेटा भी वहां से मिल जाएगा। मतलब हमने कहा कि यूएस का आर्टिकल है, तो उन्होंने यूएस का डेटा लिया था आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से, उसका मतलब है कि हमारा डेटा भी हमें वहां से मिल जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर जो है वो डेटा कुछ इस तरह का है कि ऑथर ने वो डेटा यूएस के सेंट्रल बैंक से लिया है। अब यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसको द फेड कहा जाता है, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, उनका द फेड है। तो उन्होंने वो डेटा द फेड से लिया है। तो आपको ये पता चल गया कि ये इस तरह का डेटा जो है वो आपको अपनी कंट्री के सेंट्रल बैंक से मिलेगा। अब जो फेड है वो पाकिस्तान का डेटा नहीं रखेगा। पाकिस्तान का उस तरह का डेटा कौन रखेगा? पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमें अपने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मिल जाएगा डेटा। या यूएस के ऑथर ने जो डेटा है वो अपने जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वहां से लिया है। तो इसका मतलब है कि आपको आपका डेटा पाकिस्तान के टैक्सेशन डिपार्टमेंट से एफबीआर से मिल जाएगा। तो आप इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि ऑथर्स ने कौन से डेटा सोर्सेज यूज किए हैं, और आप उस तरह के डेटा सोर्सेज से डेटा आपको कैसे मिल सकता है। सेकंड जो हमने बात की है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशंस है, अनपब्लिश सोर्सेज है। कुछ डेटा इस तरह का होगा, जैसे डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी डेटा था, जिसमें आपके जो डेटा होता है वो अनपब्लिश होता है। वो डेटा ऑर्गेनाइजेशंस के पास अवेलेबल होता है, वो पब्लिश या ऑनलाइन आपको नहीं मिलता। आप ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करेंगे, आप ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, देन वो डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना प्राइवेट डेटा है, वो अनपब्लिश है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी
रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगी तो वो डेटा आपको मिल जाएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो डेटा आपको नहीं मिलेगा। देन टर्शियरी लिटरेचर, टर्शियरी की हमने पहले ही बात की थी कि इसमें इंडेक्सेस आते हैं, कैटलॉग्स आती हैं, तो आप डिफरेंट अगर आपको किसी डेटा से रेलेवेंट जो है वो टर्शियरी लिटरेचर मिल जाता है तो वहां से भी आपको सोर्सेज आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल सकती है। तो हमारा सारा पर्पस इस टॉपिक का ये है कि सोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जा सके। सोर्सेज के हमने कहा जी हमें बुक से सोर्सेज मिल सकते हैं जहाँ से डेटा मिल जाएगा, हमें रिसर्च पेपर से मिल सकते हैं, हमें विद इन ऑर्गेनाइजेशन अनपब्लिश सोर्सेज से डेटा मिल सकता है, या हमें टर्शियरी लिटरेचर से भी जो है वो डेटा जो है वो मिल सकता है। देन फाइंडिंग द सेकेंडरी डेटा। अब हमने सोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम उस डेटा को फाइंड आउट करने लगे हैं फिजिकली जो है। तो रेफरेंसेस इन पब्लिश्ड गाइड्स, तो आपकी जो पब्लिश्ड गाइड्स हैं उसके अंदर रेफरेंसेस देखेंगे कि वो डेटा के जो भी कंप्लीट रेफरेंस आपको मिल सके, जहां से आपको डेटा मिल जाए। देन डेटा हेल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो डेटा लेने की कोशिश कर सकते हैं अगर उनका इंटरनल डेटा है। एंड देन डेटा ऑन द इंटरनेट, और कुछ डेटा जो है वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो या तो डेटा आप उसका कंप्लीट सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट रेफरेंस, जहां पे उसकी कंप्लीट डिटेल्स हो, किस वेबसाइट पे पड़ा है, किस ऑथर का डेटा है, किस डेट का डेटा है, उसका लिंक क्या है। या आप ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लेंगे तो उनका इंटरनल डेटा है वो ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाएगा आपको, या समटाइम कुछ डेटा जो है वो आपको इंटरनेट पे भी जो है वो अवेलेबल हो सकता है। देन हमारे पास सोशल मीडिया एज सेकेंडरी डेटा सोर्स। करंटली जो है वो हमारे पास कुछ डेटा जो है वो हमें सोशल मीडिया से भी मिल जाता है। तो सोशल मीडिया हैज बिकम अ ग्रेट टूल फॉर कंडक्टिंग रिसर्च एंड इट इज ओनली ग्रोइंग। तो ये एक न्यू टूल है, ग्रोइंग टूल है सोशल मीडिया डेटा के लिए जो है। बाय रिसर्चर्स डू नॉट नीड टू स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ मनी to gather information from focus groups or smaller samples, as everything is right in front of them on a screen and it is in the public domain. तो इसका रिसर्चर्स क्यों सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए? इससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है, इससे आपकी मनी भी जो है वो सेव हो रही है, और आपको जो है वो फोकस ग्रुप डिस्कशन की या स्मॉलर सैंपल की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने फिजिकली लोगों से डेटा कलेक्ट करना है तो वो एक टाइम टेकिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसके ऊपर आपकी कॉस्ट भी आती है, तो आपका सैंपल कम रहता है। सोशल मीडिया में क्या है, सोशल मीडिया पे जो है अब आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू, या आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू, या आप फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, आप जो है इंस्टाग्राम थ्रू, आप डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स को यूज करते हुए जो है वो अपनी डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो वहां पे आपका सैंपल साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि सब कुछ आपके सामने है। So with over 1.5 billion people combined using two of the world's largest social networks, Facebook and Twitter, it is becoming easier to monitor, gather and analyze information. तो अगर हम just जो टू जो लार्जेस्ट सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं फेसबुक और ट्विटर को देखें तो अराउंड 1.5 बिलियन पीपल हैं जो इनको यूज करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास 1.5 बिलियन लोग अवेलेबल हैं जिनसे आप अपनी डेटा की कलेक्शन कर सकते हैं। तो अब देखें आप इसे जितना भी अपना सैंपल चाहें आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस वजह से अब सोशल मीडिया भी जो है वो एज ए सेकेंडरी डेटा सोर्स जो है वो यूज किया जा रहा है। देन वी नीड टू अंडरस्टैंड द मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट डेटा। अब हमने देखना कि हमारे पास मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। तो मेथड में एग्जामिन मेथडोलॉजी, सर्वेज इफ अवेलेबल, प्रायर टू मीटिंग विद एजेंसी ऑफिशियल्स। तो आपने जब डेटा को कलेक्ट करना है और अगर आप ये चाहते हैं कि आप जो जिस एजेंसी ने उस डेटा को कलेक्ट किया है अगर आप उससे को मीटिंग करना चाह रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि आप उसकी मेथडोलॉजी को थोड़ा सा स्टडी कर लें कि वो डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, और अगर उनके कुछ सर्वेज अवेलेबल हैं तो उसको देख लें, ताकि अगर आपकी कोई ऑफिशियल मीटिंग हो तो आप उनसे अपने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बात कर सके, बजाय इसके आप उनसे बैठ के ये कुछ अच्छा जी आप डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, आपको ये पता हो कि वो उनका मैकेनिज्म क्या है, और आप अपने पॉइंट्स के ऊपर जो मेजर पॉइंट्स हैं उसको उनसे डिस्कस कर सकें। आस्क ऑफिशियल्स हाउ
where and when data are collected with a series of targeted questions. तो जब आपने रिव्यू किया हुआ होगा, पहले से देखा होगा उसकी मेथोडोलॉजी को, तो आप टारगेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। आप उनके ऑफिशियल ये पूछ सकते हैं आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया, कब कलेक्ट किया, किस टाइम पे डेटा कलेक्ट किया। आप इस तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं बजाय इसके कि आप उनकी मेथोडोलॉजी वगैरह को पूछते रहें। देन अंडरस्टैंडिंग previously used method is critical for process replication and data comparability. अब इस चीज के मेथड को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि लास्ट उन्होंने डेटा कैसे कलेक्ट किया। अगर आप भी उस तरह के डेटा को यूज करना चाहते हैं, आप उसको अपने रिसर्च में लेके आना चाहते हैं, तो ये बहुत आपके लिए इसेंशियल है पॉइंट कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि जो मेथड यूज किए गए हैं डेटा कलेक्शन के लिए वो कौन से हैं, वो प्रोसेस कौन सा अडॉप्ट किया गया था जिससे उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया था। क्योंकि जब आप डेटा कलेक्ट करने लगे तो आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि जो डेटा आप यूज करने लगे हो वो कैसे कलेक्ट किया गया था, क्यों कलेक्ट किया गया था, ताकि आपको भी आइडिया हो सके कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपके लिए कितना सूटेबल है यूज करने के लिए। देन ऑब्टेनिंग सेकेंडरी डेटा, फाइंड आउट हाउ क्विकली सेकेंडरी डेटा विल बी अवेलेबल। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सेकेंडरी डेटा कितनी जल्दी अवेलेबल हो सकता है। ट्राई टू ऑब्टेन डेटा फॉर द पीरियड यू वांट। तो आपका टारगेट ये होगा कि जो टाइम पीरियड आपने सेट किया हुआ है आपको डेटा उस टाइम पीरियड के लिए मिल जाए। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2000 से 2019 तक का डेटा लेना है, तो आप इस टाइम पीरियड को जो है वो टारगेट करें, बजाय इसके कि आप 1980s का डेटा भी ढूंढते हुए रहें। आप अपनी एक टाइम लिमिट सेट करें, टाइम पीरियड सेट करें, आपको कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा रिक्वायर्ड है और उस टाइम पीरियड के लिए डेटा ले लें आप। देन ट्राई टू ऑब्टेन डेटा फॉर द पीरियड, ये हमने इसको डिस्कस कर लिया। कंसीडर, थर्ड पॉइंट, कंसीडर ऑफरिंग टू मेक योर डेटा अवेलेबल टू द सेकेंडरी डेटा प्रोवाइडर। कंसीडर ऑफरिंग टू मेक योर डेटा अवेलेबल टू द सेकेंडरी डेटा प्रोवाइडर। तो आपने जहां से डेटा लिया है, आपने अगर उस डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं या कुछ किया, तो आप ये भी सोच सकते हैं कि वो डेटा आप उस प्रोवाइडर को दे सकें, शायद वो फ्यूचर में भी किसी रिसर्चर के काम आ सके। इफ यू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन डिलेड सेकेंडरी डेटा, कंसीडर कलेक्टिंग सम प्राइमरी डेटा फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। अब अगर जो है वो कुछ सेकेंडरी डेटा आपका इस तरह का है कि उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है और वो डेटा कलेक्शन जो है वो डिलेड हो रही है, उसमें जो है वो आपको काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आप कुछ जो है वो प्राइमरी डेटा भी जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं ताकि मॉनिटरिंग की जा सके। और इन केस अगर वो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है या डेटा नहीं मिल पाता, तो किसी ना कोई अदर वे आउट जरूर हो आपके पास जिस डेटा को आप यूज करते हुए अपने एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हमारे पास अगर हम बात जी, अब जब हम बात करते हैं बैलेंसिंग एक्ट विद सेकेंडरी डेटा, हमने सेकेंडरी डेटा की बात की कि सेकेंडरी डेटा को हम खुद कलेक्ट नहीं कर रहे, ऑलरेडी किसी ने कलेक्ट किया हुआ है, लेकिन हम इसको यूज क्यों कर रहे हैं कि जी इनएक्सपेंसिव है, टाइम कम लगता है। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, तो उनको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। वो बैलेंस आउट कैसे होगा? इसके एडवांटेजेस में क्या है? इनएक्सपेंसिव है, इसके ऊपर आपका एक्सपेंस नहीं आ रहा। कैन बी सिक्योर्ड क्विकली, इसको क्विकली जो है वो गैदर किया जा सकता है, इसके एडवांटेजेस हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अननोन एक्यूरेसी, आपको इसकी एक्यूरेसी का नहीं पता। वो डेटा पड़ा हुआ है किसी वेबसाइट पे, अब वो कितना एक्यूरेट डेटा है आपको इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि आपने उसको कलेक्ट ही नहीं किया हुआ, आप उस प्रोसेस के में शामिल ही नहीं है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। देन इल फिटिंग फॉर द प्रॉब्लम, अब आपका जो प्रॉब्लम है ये पॉसिबिलिटी है कि शायद वो आपके प्रॉब्लम के लिए या आपकी रिसर्च के लिए शायद वो डेटा फिट ना हो सके, क्योंकि वो आपके इशू के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट नहीं किया गया, वो किसी और प्रॉब्लम के लिए कलेक्ट किया गया था। आप अपना टाइम बचाने के लिए, आप अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए उस डेटा को यूज करें, तो इस चीज के चांसेस होते हैं कि शायद वो आपके प्रॉब्लम के साथ फिट तो हो जाए, लेकिन वो परफेक्शन ना हो, इल फिटिंग हो उसमें, कि आपने उसको जबरदस्ती उसके ऊपर जो है वो फिट किया हो। तो इस चीज के चांसेस इसमें अवेलेबल होते हैं।
तो हम इसको आज यहाँ तक इस पे हम अपने इस लेक्चर को जो है वो इसमें क्लोज डाउन करते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो हम उसको जो है वो भी डिस्कस कर सकते हैं।